हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास गंगा ग्लोबल स्टडीज पर। इस पर हम लोग जितना भी क्लास देखेंगे ना, दरोगा और पीसीएस से रिलेटेड ही देखेंगे, जैसे घटना चक्र, पॉइंटर और यही सब देखेंगे। और पीवाईक्यू जो क्वेश्चन बैंक होता है उसी को हम लोग देखेंगे, इससे ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे दरोगा का जितना सेट आएगा उसका हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं कोई टीचर उचर नहीं हूँ, मेरे पास है तो मैंने सोचा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी को मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ। मैं भी दरोगा का भी तैयारी करता हूँ और पीसीएस का भी तैयारी करता हूँ, यही दोनों का मैं तैयारी करता हूँ। एक मेरा नेट जीआरएफ है जो चल रहा है अभी जून में है, तो वो भी मेरा इतिहास ही है। जो मेरा सेकंड पेपर है वो भी इतिहास है, तो उसी का तैयारी मैं करता हूँ। तो मैं कोई टीचर उचर नहीं, जस्ट आपके जैसा मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वही मैं आपको यहाँ पर रख देता हूँ। तो ऐसे करना पड़ता है क्योंकि कैमरा ही लैग कर जाता है। तो जो इस पर जो जितना वीडियो आएगा दरोगा का पीसीएस का, यदि नेट से मैं बता सकूं तो नेट से जो होगा वो मैं बताऊंगा। तो जितना भी होगा क्वेश्चन बैंक आएगा, एमसीक्यू आएगा, कुछ सब्जेक्टिव आएगा, अभी सब्जेक्टिव आएगा, फिर क्वेश्चन बैंक आएगा, फिर घटना चक्र आएगा, और फिर एक जो समसामयिक करके आता है दृष्टि का या परीक्षा मंथन का, उसका आएगा। बस इतना ही, ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर कर सकते हैं तो लूसेंट कर सकते हैं, लूसेंट का कुछ पार्ट हम ला सकते हैं जो देखने पढ़ने योग्य होगा उसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं दरोगा के बारे में जरा देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, इसका जो प्री होगा और मेंस रहता है दरोगा का, तो दरोगा का जो प्री और मेंस होगा दरोगा का एसआई का, ये 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर के रहेगा, और दोनों क्या रहेगा, कितना 200 नंबर का रहेगा। इसमें आपको जानते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो 1/3 या 1/4 रहता, 1/3 ही रहता होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको कितनों कम, यदि ओबीसी है, मैं ओबीसी हूँ, यदि ओबीसी है तो आपको 63 62 क्वेश्चन हार्डली कहा नहीं जा सकता है कि अब कितना हो सकता है। यदि मैं 65 करूँ अगला बार 70 हो जाए, यदि मैं 70 करूँ अगला बार 63 ही रह जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, साला पेपर ही आउट हो जाए। इस बार बीपीएससी का क्या हुआ, पेपर ही आउट हो गया। बीपीएससी का क्या हुआ, पहले बोला गया था नॉर्मलाइजेशन करके नहीं लिया जाएगा, पेपर आउट हो गया, फिर क्या किया गया, 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया, वो तो करके ही लिए होंगे। तो पेपर ही आउट हो जाता है तो फिर कट ऑफ हाई चल जाता है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। नहीं तो 65 66 ओबीसी के लिए क्या है, काफी है। तो इसमें से पीरी में पूछा जाएगा आपसे, पीरी में जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करेंट अफेयर, साइंस और मैथ भी रहता है जरा सा, और 1-2 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश भी इस बार देखा है। इतना चीज आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री से आपसे 17 सारा क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से 12, इससे लगता है 10 रहेगा, इससे भी 10 ही रहेगा, करेंट से 20 रहेगा, साइंस से 20 रहेगा, मैथ से 5 रहेगा, इंग्लिश से 2 रहेगा। 20 से 20 40, 40 से 10 50, 50 से 10 60, 60 से 10 70, 70 से 10 80, 80 अब 5 85 या 2 87, 87 अच्छो कितना हो गया, 93, 93 8। तो यहीं पर ही मैनेज किया जाता है, या इससे कम किया जाएगा ना तो इससे कम किया जाएगा। तो ये दोनों में से कम करके 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से इतिहास का पोर्शन ज्यादा रहता है, भूगोल का रहता है, साइंस और करेंट का। साइंस करेंट 20-20 तो पूछेंगे ही, और इतिहास 17-18 भी पूछेगा। तो यही 3 पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, करेंट, साइंस और हिस्ट्री। ये पोर्शन जो होगा आपका ज्यादा रहेगा, तो इस पर ध्यान देना होगा। मैथ आप न भी पढ़ते हैं तो चलेगा, मैथ पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि मैथ यदि आप पूरा पढ़िएगा नहीं मैथ 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी
6 7 8 9 10 तक ही रहते हैं। और इंग्लिश भी जस्ट लाइक वॉइस रहता है, आई ईट ए मैंगो, यू आर ईटिंग, ऐसे करके रहेगा। तो हमें क्या पढ़ना है ज्यादा? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट और साइंस। 20 और 20 40, और 40 18 58, 58 और 10 68 और 2 70, और 70 और 10 80, 80 क्वेश्चन। और फिर इकोनॉमिक्स हो गया, उसको पढ़ लेंगे। तो यही क्या हो जाता है, काफी है। तो मैथ और इंग्लिश पर हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। यहाँ भी 100 ही क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर के रहता है और 200 नंबर का रहता है। यहाँ भी आपसे यहाँ, हाँ यहाँ मैथ यहाँ पर ही ज्यादातर मायने रखता है। मैथ और रीजनिंग 30 नंबर का रहता है, 30 क्वेश्चन रहता है। मैथ और रीजनिंग कितना रहता है? 30 क्वेश्चन रहता है। बाकी आपका हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब से रिलेटेड 70 क्वेश्चन रहेगा। ये सब से रिलेटेड 70 क्वेश्चन रहेगा। इस सब कर मिलाकर आपको यदि 80, 81, 82 ओबीसी के लिए लाते हैं तो आप क्या है, सेफ जोन में है। यदि आप 76, 77, 78, 79, 80 यहां तक लाते हैं तो रिजल्ट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, धुक धुक की समान रहेगा। क्या धुक धुक की समान रहेगा, होगा कि ना होगा, होगा कि ना होगा। लेकिन जैसे ही आप 80 पार कर जाते हैं, 81 82, देखिए ये मेरा कोई कहने का मतलब नहीं है कि इतना पर ही हो जाएगा, चाहे इससे ज्यादा हो जाए, चाहे इससे कम हो जाए। बाकी एग्जैक्ट जो फिगर है यही है कि इतना पर धुक धुक की रहता है। जैसे 81 82 पार करते हैं, आप समझते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक ठाक अच्छा आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है, इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें से आप 70 में से यदि 60 भी सही करते हैं या 50 सही करते हैं तो तो क्या होगा, सिलेक्शन बहुत कम जाएगा। क्योंकि यहाँ यदि 30 में 30 सही करेंगे तो यहाँ 70 में से आपको कितना सही करना होगा, 60 सही करना होगा। और 30 में से आपको कम से कम तब 20 या 15 या 20 तो आपको सही करने होंगे, 20 आपको सही करने होंगे। यदि आप 70 में से यहाँ 65 सही करते हैं, यहाँ 15 करते हैं तो भी 80। तो यही मायने आपको रखेगा मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आपको क्या रखेगा, यही मायने रखेगा। तो यही आपको सबसे ज्यादा सही करना होगा, मैथ और रीजनिंग को ही यहाँ पर मेंस में पढ़ना होगा। तो सबसे ज्यादा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ये मेंस का कहानी है, पीटी का कहानी ये है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। करा है क्या कि हम लोग शुरू करेंगे इतिहास से, शुरू करेंगे। इतिहास का 3 पोर्शन होता है, हिस्ट्री का, हिस्ट्री का 3 पोर्शन, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा मध्यकालीन भारत या एगो प्राचीन भारत जिसे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछने का जो रेशियो आपका ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ और यहाँ से 2 या 4 ही क्वेश्चन उठाया जाएगा। कभी कभी तो इससे क्वेश्चन ही नहीं, इससे क्वेश्चन ही नहीं उठाते। तो 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। यदि 18 क्वेश्चन है तो 13 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और 4-5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ और 13 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक भारत ही शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो रेशियो रहता है यहाँ से रहता है। पढ़ेंगे सब, बाकी सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे, आधुनिक भारत को कवर करेंगे। चलिए
आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। मानो कौन कौन कंपनी भारत में सबसे पहले आया था और कौन कौन सा देश था जो भारत में सबसे पहले कंपनी खोला था और भारत में आया था। तो उससे पहले हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले क्या देख लेंगे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट का जो पतन हुआ था उसको देख लेंगे। नहीं तो जरा सा हम लोग शुरू से बाबर के बारे में देख लेंगे। बाबर जो मुगल काल मुगल साम्राज्य का जो नींव डाला था उसके बारे में हम लोग जरा सा देख लेंगे, बाबर के बारे में। देखिए बाबर के बारे में बोला जाता है ना कि बाबर एक कुशल और सफल राजनीतिज्ञ और सैनिक था, मनुष्य सेनापति था। बाबर जो था गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी अपनाता था, जैसे छिप छिप कर युद्ध करने की पद्धति उसमें बहुत ज्यादा था। बाबर में छिप कर युद्ध करने की पद्धति बहुत ज्यादा था, क्योंकि बाबर किस वंश से रिलेटेड करता था, तैमूर वंश से। बाबर जो था किससे रिलेटेड था, तैमूर वंश से रिलेटेड था। और वह चंगेज खान नहीं, हाँ तैमूर वंश से रिलेटेड था। उनका जो पिता जो था वह चंगेज वंश के था, पिता जो था तैमूर वंश के और माता जो थी चंगेज खा के वंश का। चंगेज खा के मतलब समझ रहे हैं, चंगेज खा के बारे में बोला जाता है कि वह इतना अति था, क्रूर था कि जो महिला का बच्चा होने वाला था तो पेट में रहता था तो उस बच्चा को भी वह मार देता था और उस महिला को भी मारकर उस बच्चे को भी मारकर निकाल लेता था। इतना चंगेज खा क्या था, क्रूर था। तो उसकी जो बाबर का माता जो थी वह चंगेज खा के वंशज की थी और उनके पिता तैमूर का वंशज का। जो लंगड़ा जो था ना, लंगड़ा उसी के वंशज का कौन था, बाबर। अभी विवाद देखिएगा, एक दो कवियों में हुआ था। एक कवि ने बोला था क्या कि हाँ हम मानते हैं यार कि तैमूर जो था एक तरह का क्रूर था, उसके नाम पर बच्चे को नाम नहीं रखना चाहिए। इतना तो नाम है, ठीक है मुसलमान ही आप हैं तो इतना तो नाम है, इतने अच्छे अच्छे अब्दुल कलाम है, मौलाना अब्दुल कलाम है, मौलाना आजाद है, बहुत ऐसे ऐसे नाम है, वीर हमीद, अब्दुल हमीद है, मनु ऐसे बहुत हैं जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए, उस पर नाम रखे ना। तो तैमूर के नाम पर बवाल हुआ था। चलिए छोड़िए, फिर हम लोग देखते हैं कि बाबर जो था कहाँ का, समरकंद के इलाके में राज करता था। कंधार समरकंद के इलाके में राज करता था। बाबर के बारे में बोला जाता है कि बाबर अपने सैनिकों को सही से वेतन भी नहीं दे पाता था, सही से मनु जहां हुआ था वहां पर ही भूखमरी का इलाका बहुत ज्यादा था। बाबर का जो इलाका था समरकंद या कंधार, तो उस इलाके में भूखमरी का इलाका था। वहां पर ही खाने के लिए भी उसके सैनिकों को लाले पड़ते थे, मतलब वो सही से पेंशन भी नहीं देता था। तो जो बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, इसका जन्म कब हुआ था, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसका माता का जो नाम था, माता एंड पिता, इसका माता एंड पिता का जो नाम था इसका माता का नाम कुलतुग निगार और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। यहां पर इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये चंगेज खा के वंश के थी। कौन, चंगेज खा के वंशज थी। किसका, चंगेज खा का। और ये तैमूर का वंशज था। उमर शेख मिर्जा किसके वंशज थे, तैमूर का वंशज था। बाबर के बारे में बोला जाता है कि इसका जो पिता थे ना, इसकी जो माँ थी कुलतुग निगार, इसका कोई भाई नहीं था, इसका कोई भाई नहीं था। चंगेज कुलतुग निगार का कोई भाई नहीं था। इसके पिता अपने ससुराल में ही रहते थे, जो बोला जाता है घर जमाई।
तो ये अपने ससुराल में रहते थे। तो तैमूर, ये उमर शेख मिर्जा जो बाबर के पिता थे वह घर जमाई थे। तो ये इसका जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में। माता का नाम कुलतुग निगार, पिता का नाम क्या? उमर शेख मिर्जा। तो बाबर के बारे में यही बोला जाता है कि जब वो यहाँ पर ही दिल्ली में जब इब्राहिम लोदी से और सब राजा परेशान हो गए थे भारत के, तो बोला जाता है कि ये राणा सांगा बाबर को एक लेटर लिखते हैं कि आप यहाँ पर आइए और इस दिल्ली के शासक को हराकर यहाँ से इसको हटाइए। फिर हम दोनों में समझौता हुआ था। फिर दोनों वही बाबर भारत आता है और दिल्ली के शासक जो इब्राहिम लोदी होता उस समय होता है, इब्राहिम लोदी, जो उस समय दिल्ली का क्या होता है? सुल्तान होता है। दिल्ली का क्या होता है? सुल्तान होता है। उसको हराकर जब वो भारत पर हमला करता है तो 1526 में पानीपत के पहला युद्ध में उसको हरा देता है। हराकर और दिल्ली के गद्दी पर कौन? बाबर कब्जा कर लेता है। दिल्ली के गद्दी पर कौन? बाबर कब्जा करता है। और उस कब? 1526 ईस्वी में। और 27 अप्रैल 1526 को मुगल वंश का स्थापना करता है। किसका? मुगल वंश का स्थापना करता है कौन? बाबर। तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल वंश का क्या करता है? ये स्थापना करता है बाबर। मुगल वंश का स्थापना करता है बाबर। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद बाबर की जब मृत्यु हो जाता है तब इसी का बेटा इसका बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं, इसका दूसरा वंशज कौन है? हुमायूं। हुमायूं कुछ दिनों तक राज करता है, लेकिन जब हुमायूं राज करता है तो उसी समय एक सूर्यवंश का शासक जो अफगान शासक होता है, शेर शाह सूरी इसको इतना तंग करता है, हुमायूं को इतना तंग करता है कि एक बार हुमायूं जब बिहार से होकर बंगाल युद्ध करने जा रहा था तो उस समय शेर शाह सूरी इस पर आक्रमण नहीं करता है। शेर शाह सूरी जब कब आक्रमण करता है? जब वो बंगाल जीतकर बिहार से पार कर रहा था। तो यहाँ पर ही कर्मनाशय नदी, बक्सर के नजदीक चौसा एक मैदान जगह है, वहां पर ही शेर शाह सूरी हमला करता है और हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर देता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं अपना घोड़ा सहित कर्मनाशय नदी में लेकर कूद जाता है। एक गोरखिया इसको बचाता है और वहां से भागकर अमरकंटक राणा बिरसाल के यहाँ चला जाता है। और वहां से फिर वह कहाँ चला जाता है? समरकंद और कंधार के इलाकों में जाके छुप जाता है। 15 साल तक वह नहीं आता है। उसी समय अकबर का जन्म होता है अमरकंटक के राजा बिरसाल के यहाँ। तो वहीं पर ही अकबर का जन्म होता है। लेकिन फिर जब शेर शाह का मृत्यु हो जाता है कालिंजर के किला पर, जब शेर शाह आक्रमण करता है तो उसी गोला बारूद विस्फोट होने के कारण क्या होता है? शेर शाह को झुलस जाता है। कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाता है। फिर हुमायूं दोबारा भारत पर आता है और आक्रमण करके फिर से वह क्या करता है? दिल्ली के गद्दी को प्राप्त कर लेता है। फिर से वह दिल्ली का क्या हो जाता है? बादशाह हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वह सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं मर जाता है। तब जब सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं मर जाता है तो बीच में एक विक्रमादित्य हेमू यानी हेमचंद्र, इसको हेमू या हेमचंद्र बोला जाता है, उसने क्या किया? दिल्ली के गद्दी पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के गद्दी पर उसने क्या किया? कब्जा कर लिया। तब 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। पानीपत का
सेकेंड बैटल किसके किसके बीच? हेमू और यहाँ अकबर ही बोला जाता है, बैरम खां के संरक्षण में ये लड़ा था। तो इस युद्ध में क्या होता है, हेमू मारा जाता है और अकबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। फिर से पुनः दिल्ली के गद्दी पर मुगलों का क्या रहता है, राज हो जाता है। तो हुमायूं के बाद कौन? सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और इसके बाद अनंतो राजा हुए। अंत में सबसे अंत में सबसे अंत वाला है बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अंत के जो शासक है वह कौन है? बहादुर शाह जफर। यहां तक बाबर, हुमायूं, अकबर बोला जाता है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, किसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। किसको? अकबर को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अकबर को माना जाता है, क्योंकि मुगल काल में सबसे ज्यादा यदि विकास हुआ था, मुगल काल सबसे ज्यादा अपने चरम उत्कर्ष पर गया था, सबसे ज्यादा क्षेत्रीय साम्राज्यवाद को नीति को अपनाया था, तो वह अकबर था। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को अपनाते हुए, विवाह की नीति को अपनाते हुए वह पूरे भारत में मुगल वंश का परचम लहराया था। तो वास्तविक संस्थापक अकबर को ही बोला जाता है। फिर जहांगीर आया, जहांगीर वो अपने बाप के बनाए हुए को ही चला पाया, उसने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, वो अपने बाप के बदौलत ही वह तो यहाँ तक तो ये कर दिया था कि जब वो इससे उस जिससे शादी किया था मेहनुरिसा, नम्मा उसका याद नहीं आ रहा, जिसको उसके पत्नी थी ना, उससे शादी किया था, तो अपने एक बोतल दारू और कुछ मांस के लिए उसने मुगल साम्राज्य को उसी के अधीन कर दिया था। लेकिन फिर शाहजहां ने क्या किया, मुगल काल को अपने हाथ में लिया। लेकिन इसने भी क्या किया भाई कि अपनी पत्नी के याद के लिए क्या बना दिया था, ताजमहल। उस समय लोग अकाल से मर रहे थे, तो ये अपनी पत्नी से प्यार करता था, इसलिए क्या कर दिया, ताजमहल बना दिया। तो पत्नी से तो प्यार सब करता है यार, पत्नी से हम भी प्यार करते हैं, तो साला पत्नी से प्यार करेंगे तो घर के पैसा के लिए हम अपन पत्नी के लिए महल बना देंगे, नहीं, ये गलत बात है। और उसने उस समय ताजमहल को दर्शनीय स्थल के लिए तो बनाया होगा नहीं, लेकिन ये गलत काम किया था शाहजहां। तब तो औरंगजेब इसको क्या किया, पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसको अपने बेटे ने ही जेल में कैद करके पानी और भोजन के लिए क्या किया था, तरसा दिया था। यहां तक के औरंगजेब तक के मुगल काल था, मुगल साम्राज्य था, यहाँ तक अच्छा चला था। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य क्या हो गया, डगमगाने लगा। तो चलिए हम लोग, यही था मुगल वंश। और इसके बाद फिर तो डगमगा ही गया, और धीरे धीरे आते आते कंपनी ने इस पर अधिकार कर लिया, मराठों ने इससे फिर चौथ लेना शुरू कर दिया था। तो अंत में जाकर बहादुर शाह जफर इसका अंतिम शासक होता है। और इसको क्या करता है कि जब 1857 ईस्वी में जब ये विद्रोह में भाग लेता है, तो इसको पकड़कर रंगून के जेल भेज देता है। वहीं पर इसके आंख के सामने इसके दोनों बेटे के अंग्रेज गोली मार देते हैं और इसको रंगून जेल भेज देता है। वहीं पर इसको बहादुर शाह जफर की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए कह रहा क्या कि 1453 ईस्वी में कुस्तुतिनिया का तुर्कों पर अधिकार हो जाने के कारण 1453 ईस्वी में कुस्तुतिनिया का तुर्कों पर अधिकार हो जाने के कारण क्या हुआ, यूरोप के मध्य संपर्क क्या हो गया था, स्थल अवरुद्ध हो जा गया था। भारत और यूरोप के बीच का जो स्थल जो था, मार्ग था, वह रुक गया था, मतलब अवरुद्ध हो गया था। भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। भौगोलिक खोजें जब मार्ग रुक गया तो भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल एवं स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। मनु बोला जा रहा है कि पुर्तगाल
और स्पेन जो देश था क्या था, भौगोलिक खोजों में क्या थे, अग्रणी थे, सबसे आगे थे, सबसे आगे थे। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं को खोजों को प्रोत्साहित किया गया। मनु बोल रहा है कि पुर्तगाल का जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर ने वह समुद्री यात्राओं को खोजने के लिए क्या किया, सभी को प्रोत्साहित किया। जैसे राजा में ही ले लीजिए ना, कुछ जो राजा होते थे वह खुद युद्ध पर नहीं जाते थे, खुद युद्ध पर बहुत कम जाते थे, लेकिन भारतीय जो राजा थे युद्ध पर बहुत, जैसे मान के चलिए महाराणा प्रताप को ले लीजिए, पृथ्वीराज चौहान के ले लीजिए, जैसे शिवाजी को ले लीजिए, ये युद्ध पर खुद जाते थे, लमसम जो युद्ध करते थे उस पर खुद जाते थे। लेकिन अकबर को ले लीजिए, हल्दी घाटी के युद्ध में इसने खुद, उतना बड़ा युद्ध हुआ था उसमें नहीं गया था, और जो युद्ध हुआ था उसमें ये नहीं जाता था, इसके सेनापति होते थे, इसका सेना होता था, वो भी जाता था। आप कहिएगा कि महाराणा प्रताप के पास सेनापति और सेना नहीं था, लेकिन ये युद्ध का संचालन खुद करते थे, इनके सेनापति भी रहते थे। तो वही पुर्तगाली के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया। भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि यूरोपीय द्वारा लाया गया था। मतलब भारत में समुद्री यात्राओं के खोजों को प्रोत्साहित किया, और भारत में 18वीं शताब्दी में क्या लाया गया, शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि यूरोपीय द्वारा लाया गया। यदि पूछा जाएगा कि भारत में जो किस शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट को लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी में लाया गया था। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम, पहला है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है अंग्रेज, चौथा है डेनिश, पांचवा है फ्रांसीसी। ये पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, इसको याद कर लीजिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। PDBDF, यानी PDBDF, यानी P से पुर्तगाली, D से डच, B से ब्रिटिश, D से डेनिश, F से फ्रांसीसी। ये इसका क्रम है, यही इसका क्रम है, कंपनियों का आने का क्रम है। लेकिन इन सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा यदि भारत में राज किया था तो ये किया था कितना वर्षों तक, 200 वर्षों तक भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाला जो कंपनी था और वह देश था, वह कौन था, ब्रिटिश था। बाकी सब उतना राज नहीं कर पाए थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने किया था। जैसे देखिए, भारत का खोज करने के लिए कोलंबस निकला था, और क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा। भारत का खोज करने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था, और अमेरिका का खोज करने के लिए वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, भारत का खोज वास्को डी गामा कर देता है, और अमेरिका का खोज कौन कर देता है, कोलंबस कर देता है। तो वही बोला जा रहा है कि अमेरिका के समुद्री मार्गों की खोज कोलंबस ने किया, और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कुक ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड के तस्मान के केप ऑफ गुड होप के बार्थोलोमा डिओजा ने किया था। वास्को डी गामा, पुर्तगाली का वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट, वर्तमान नाम कोझिकोड बंदरगाह पर पहुंचा था। मतलब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था अपनी नाव को लेकर। तो जो वास्को डी गामा जब पहुंचा था, तो वास्को डी गामा जब वो दक्षिण अफ्रीका आया, तो वहां भारत का एक व्यापारी उससे मिला, अब्दुल माजिद जो था, दक्षिण अफ्रीका गए हुए था। तो वही वास्को डी गामा को मिलता, वही वास्को डी गामा को लेकर कहां आता, भारत आता है, और 17 मई 1498 ईस्वी को वह कहां पर आता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है वास्को डी गामा। भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। यदि पूछा जाएगा कि भारत और यूरोप के नए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था।
1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्वेज कैवाल कालीकट आया। मानो 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री आया, कौन? पेट्रो अल्वेज कैवाल। कब आया? और भी वह कहां पर आया? कालीकट बंदरगाह पर आया। और इसके बाद 1505 में श्रीलंका की खोज की गई, और 1505 में फिर क्या किया गया? श्रीलंका को खोज किया गया। यदि पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन आया था, तो पेट्रो अल्वेज कैवाल, जो कालीकट के बंदरगाह पर ही आया था, और 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज किया गया था। 1503 ईस्वी में अल्फांसो दा अल्बुर्क द्वारा कोचिन में दुर्ग किला बनवाया गया, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग था। मानो 1503 ईस्वी में अल्फांसो दा अल्बुर्क द्वारा कोचिन में दुर्ग और किला बनवाया गया, जो प्रथम यूरोपीय दुर्ग एवं किला था। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचिन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी खोली गई। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में पहली क्या खोला गया? फैक्ट्री यानी कोठी खोला गया, स्थापना की गई 1503 में। दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोला? 1503 ईस्वी में। व्यापारिक कोठी कहां पर ही खोला? कोचीन में खोला। और दूसरी फैक्ट्री उसने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कहां पर ही खोला? कन्नूर में स्थापित किया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। यदि पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था, तो अल्मेडा कब? 1505 ईस्वी में बनकर आया था। वह 1505 से 1509 ईस्वी में भारत में रहा था। कौन? अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम वायसराय, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय बनकर आया, जो 1505 से 1509 तक आया था। इसने वाटर ब्लू पॉलिसी को अपनाया था, शांत जल की नीति अपनाई थी। इसने किसने? यदि अल्मेडा को जाना जाता है किस लिए, तो वाटर ब्लू की नीति को इसने किया था, अपनाया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुर्क को पुर्तगाली का वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुर्क को 1509 ईस्वी में क्या किया गया? इसको वायसराय नियुक्त किया गया। इसको भारत में पुर्तगालियों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुर्क को दूरभाषीय के रूप में कार्य किया था। दूरभाषीय के रूप में कार्य करने का मतलब बोला जाता है कि मनु अपने सोच से आगे का इसने कार्य किया था। और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा की लड़ाई लड़ी और गोवा को जीत लिया था। पहला जो ये गवर्नर था, पुर्तगालियों का वायसराय था अल्बुकर्क, जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा की लड़ाई लड़ी, और इस युद्ध में उसने गोवा से आदिल शाह से क्या किया? गोवा को जीत लिया था। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा से उसने गोवा को क्या किया? जीत लिया आदिल शाह से। फिर हम लोग आगे देखते हैं। इनक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। क्या था? इनक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहता था। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी इसलिए बोलता था क्योंकि पुर्तगालियों ने ही भारत में आने का सबसे पहले यूरोप और भारत के बीच सबसे पहले समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो किसने किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। पूछा जाएगा कि किसने किया था नाम के सहित, तो वास्को द डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को पहला यात्री था जो यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार्ग का क्या किया था? खोज किया था। कौन किया था? तो वास्को डिगामा। दूसरा कौन था? 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वेज कैवाल। दूसरा कौन था? पेट्रो अल्वेज कैवाल था, वो भी पुर्तगाली यात्री था, वो भी कालीकट बंदरगाह पर आया था। इसलिए पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी बोलते थे। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अल्बुकर्क ने क्या किया था? जब उसने आदिल शाह से जीत लिया था गोवा को, तब उसने क्या किया
कि गोवा में सती प्रथा पर अंत किया। सती प्रथा क्या होता? सती प्रथा होता था, सती प्रथा जो होता था ना, उसमें होता था कि यदि किसी महिला का पुरुष मर जाता था तो उस महिला को भी उसके साथ सती हो जाना पड़ता था। मतलब उस महिला को भी उसके अपने पति के साथ क्या हो जाना पड़ता था? मर जाना पड़ता था। तो उसी को सती प्रथा पर क्या किया था? अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाया था। वायसराय नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 तक भारत में रहा। द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। उसने क्या किया? वायसराय नीनो डी कुन्हा ने 1530 में कोचीन को हटाकर अपने गोवा को उसने क्या किया? राजधानी बनाया था। कोचीन को हटाकर उसने गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्तेज पद्धति को अपनाया था। मतलब ऑलमेडा काफिला ऑर्मेड काफिला को अपनाया था। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी आज्ञा पत्र कार्तेज कहलाता था। मतलब यदि पुर्तगाली द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को यदि उतारना होता था तो पुर्तगालियों से एक तरह का लाइसेंस यानी कार्तेज लेना पड़ता था। वही बोला जा रहा है। एस्तादो व इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। सन थोमे दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। सन थोमे दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। भारत ने तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। यदि पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले तंबाकू निर्माण और जहाज का निर्माण का शुरुआत किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने ही किया था। पुर्तगालियों द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की गई थी। 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों ने भारत में गौथिक स्थापत्य शैली का क्या किया था? शुरुआत किया था। पुर्तगाली ने क्या किया? तंबाकू खेती का निर्माण सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही किया। जहाज का निर्माण, जो जहाज बनाने का निर्माण सबसे पहले भारत में किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। और पुर्तगालियों द्वारा 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग मशीन का भी स्थापना किया गया। और पुर्तगालियों ने भी गौथिक शैली का भी निर्माण किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने ही किया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली 1554 तक 1954 ईस्वी तक पुर्तगालियों का उपनिवेश था। बोला जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली 1954 तक किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगालियों का ही उपनिवेश था। 2 अगस्त 1954 को स्वतंत्रता मिली थी। 1961 में भारत संघ में गोवा को मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप को मुक्त करवाया गया और पुर्तगाली शासन को समाप्त करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर करवाया गया। बोला जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली जब भारत हमारा आजाद हो गया था, कब? 1947 में ही आजाद हो गया था। लेकिन दादर नगर हवेली 1954 तक, यानी कब? 7 साल तक वह पुर्तगालियों का भी क्या रहा था? उपनिवेश बनकर रहा था। कौन? दादर नगर हवेली 7 साल तक क्या स्वतंत्रता होने के बाद। लेकिन 2 अगस्त 1954 को स्वतंत्रता मिली थी। 2 अगस्त इसको क्या मिला? 2 अगस्त 1954 को स्वतंत्रता इन दोनों को मिल गया। और 1961 में भारत संघ ने गोवा को मुक्त कराने के लिए इसको क्या किया गया? दादर नगर हवेली को 1954 तक जो पुर्तगालियों को उपनिवेश बन के रहा था, तो उसको क्या किया गया? 2 अगस्त 1954 को उसको पुर्तगालियों से क्या करवा दिया गया? स्वतंत्र करवा दिया गया।
और 1961 में भारत संघ में गोवा को मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने विजय ऑपरेशन चलाया। कौन ऑपरेशन चलाया? विजय ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप को मुक्त कराया गया और पुर्तगालियों के शासन को समाप्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सरेंडर पर क्या कराया गया? हस्ताक्षर करवाया गया। गोवा के चर्च ऑफ कॉन्वेंट को पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। गोवा के चर्च ऑफ कॉन्वेंट पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। डच हॉलैंड पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच लोग भारत आए थे। मनु बोल रहा है कि डच जो हॉलैंड को बोला जाता है वह पुर्तगालियों के तत्काल बाद ही आए थे। पुर्तगालियों के बाद जो आने का क्रम है, भारत में कंपनी आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। तो पुर्तगालियों के जस्ट बाद कौन आए थे? डच आए थे। पहला डच यात्री कॉर्निश द हाउंटमैन, कॉर्निश डी हाउंटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी सुमात्रा पहुंचा था। भारत के पूर्वी तट पर कहां पर? सुमात्रा पहुंचा था। पहला आदमी कौन था? कॉर्निश डी हाउंटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट सुमात्रा पहुंचा था। डचों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। डचों द्वारा पहला अपना इसका जो कोठी खोला गया था, पहला फैक्ट्री खोला गया था, तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला गया था। दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया गया था। डच का पहला आदमी कौन था जो भारत में आया था? 1596 ईस्वी में सुमात्रा यानी पूर्वी तट पर कॉर्निश डी हाउंटमैन आया था और इसने डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया और द्वितीय व्यापारिक कोठी इसने कब खोला था? कहां पर? पुलिकट में स्थापित किया था, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट में अपनी गतिविधियों को क्या किया? केंद्र बनाया, गतिविधियों के लिए केंद्र बनाया। और डचों ने पुलिकट स्थित गोल्डिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं किया था। मनु बोल रहा है कि वहां पर एक गोल्डिया के दुर्ग था, उसको किलाबंदी के रूप में तब्दील किया था और किसी भी चीज को उसने किलाबंदी के रूप में तब्दील नहीं किया था। फैक्टर डच फैक्टरिया के प्रमुख को कहा जाता था। फैक्टर डच के प्रमुख फैक्टरियों को कहा जाता था। फैक्टरियों का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था? फैक्टर। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों द्वारा पहली बार भारत में वेतन भोगी मनु वेतन देने वाले रखे। 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के बीच बेदरा का युद्ध का अंतिम रूप से पराजय हो गया था। 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेज के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उसमें डच अंतिम रूप से पराजय हो गए और यहां से इसकी विदाई भी हो गई थी डचों की 1759 में बेदरा की लड़ाई में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कि अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सर्वाधिक सफल हुए। वही बोले ना कि अंग्रेज यदि सबसे ज्यादा भारत में राज किया तो वह अंग्रेज था जो 200 वर्षों तक भारत में सबसे ज्यादा क्या किया? राज किया। थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम नागरिक था। मनु बोल रहा है कि भारत आने वाला सबसे पहला नागरिक कौन था? थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था जो पादरी के भेष में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1759 को गोवा आया था। मनु बोला जा रहा है कि जो पादरी के भेष में वे पुर्तगालियों के साथ कब आया था? 24 अक्टूबर 1759 ईस्वी 1559 ईस्वी को आया था। 1700 बोला 1559 ईस्वी के पादरी का भेष धर के पुर्तगालियों के साथ भारत आया था और गोवा कहां पर आया था? गोवा में। दूसरा अंग्रेज व्यक्ति रॉफल नागरिक, जो अंग्रेज नागरिक था रॉफल फिंच था। जो दूसरा कौन था? रॉफल फिंच था। अब आइए कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉफल फिंच था। यदि पूछा जाएगा कि मुगल अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम व्यापारी जो था कौन था? रॉफल फिंच था, जिसने सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। जिस रॉफल फिंच जो अपने व्यापार करने के लिए सूरत में फरमान
प्राप्त करने के लिए अकबर से प्रयास किया था, लेकिन ब्रिटिश कंपनियों में सर्वप्रथम लीवेंट कंपनी को 1593 में भारत में व्यापार हेतु अधिकार प्राप्त हुआ था। कब? सर्वप्रथम लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में व्यापार हेतु अधिकार मिला था। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था और 24 सितंबर 1599 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों तक के अधिकार प्रदान किया। मानो 15 वर्ष तक के 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और महारानी विक्टोरिया ने उसको 15 वर्षों तक के अधिकार दिया कि जाओ तुम भारत में 15 वर्ष तक तुम ही व्यापार करोगे और भी कोई कंपनी तुम्हारे अलावा वहां पर ही व्यापार नहीं करेगा, ये अधिकार दिया गया। जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया था। मनु फिर 15 वर्षों तक रानी एलिजाबेथ ने दिया था, लेकिन जिससे बाद में 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल तक, कौन मनु, जब तक तुम मनु राज कर सकते हो, मनु इसकी कोई सीमा नहीं है, जब तक ब्रिटिश शासक भारत में रहेंगे तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ा दिया गया था। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि इसको 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। 2 वर्ष पहले यदि मन हो, प्रावधान भी किया गया था कि यदि मन होगा तो इसको 2 वर्ष पूर्व पहले ही सूचना देके इसको समाप्त किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, जो प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मनु बोला जा रहा था कि इसका नारा था कि हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ व्यापार, जो प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मनु ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा था कि उसे भूभाग नहीं चाहिए था, उसे व्यापार चाहिए, और उसका उस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था। जो कंपनी का भारत आने वाला प्रथम जहाज था वह कौन था? हेक्टर था, जिसको हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को लेकर भारत पहुंचा था। यदि पूछा जाएगा कि भारत आने वाला कंपनी का पहला जहाज कौन था? हेक्टर था, जिसको किसने लाया था? तो हॉकिंस ने 24 अगस्त 1608 ईस्वी को लेकर पहुंचा था। इस काफिले में रेड ड्रैगन नाम का जहाज भी शामिल था। इस काफिले में रेड ड्रैगन नाम का जहाज भी शामिल था, जिसको कमांडर विलियम किलिंग था, जिसका कमांडर देखिए भारत आने वाला, यदि पूछा जाएगा कि भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था कंपनी का, तो हेक्टर था। क्वेश्चन को बहुत तरीका से घुमा के पूछा जाएगा, पूछ देगा कि भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था, उसको लाया कौन था? तो हॉकिंस लाया था। कब लाया था? तो 24 अगस्त 1608 को लाया था। इसी काफिला के साथ एक जहाज और आया था। कौन आया था? रेड ड्रैगन नाम का जहाज आया था, जिसका कमांडर कौन था? विलियम किलिंग था। जो किसके साथ आया था? हेक्टर जहाज के काफिले के साथ एक जहाज आया था रेड ड्रैगन, जिसको कमांडर था विलियम किलिंग था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी। जहांगीर ने ये शायद जो 1608 में ये अकबर के नाम के पत्र लेकर इंग्लैंड से निकला था, लेकिन अकबर का 1601 या 1600 में मृत्यु हो जाने के कारण ये जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचता है। जहांगीर इसे सूरत में व्यापार करने की अनुमति देता है। फिर अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर सूरत छोड़ने का आदेश दिया गया। लेकिन पुर्तगालियों ने इसका, जब जहांगीर ने इसको जगह दिया सूरत में खोलने की, तो पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया, तो सूरत छोड़ने का आदेश दिया गया। किंतु सूरत के व्यापारियों ने
कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेज जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति दी थी। कैप्टन बेस्ट और कुछ व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन दी और अंग्रेजों के 2 जहाजों की रहने की अनुमति दे दिया गया। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापना की गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर मसूलीपट्टनम में, कहां पर ही मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की प्रथम कोठियां यानी कंपनियां खोली गई। और 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह को जीतकर कैप्टन बेस्ट जो जहाजों के साथ इसको कहां पर ही सूरत में रहने की अनुमति दिया था कैप्टन बेस्ट को, वही कैप्टन बेस्ट ने क्या किया, पुर्तगालियों से सूरत में बंदरगाह जीतकर पुर्तगालियों को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वाट के नियंत्रण में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति दिया गया। जब कैप्टन बेस्ट को 2 जहाजों के साथ वहां पर सूरत में रुकने का आदेश दिया गया था, फिर उसके बाद बोला गया कि आप 2 जहाज को लेकर सूरत में रह सकते हैं, लेकिन कोठी खोलने का आदेश नहीं दिया गया था। लेकिन 1611 ईस्वी में पूर्वी दक्षिणी तट पर अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्रियां खोली। लेकिन 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों से क्या किया, सूरत का वहां जीत लिया, सूरत को जीतकर उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक शाही फरमान, जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया, उसी के थ्रू सूरत में क्या किया गया, व्यापारिक कोठियां खोला गया। 1612 ईस्वी के सुवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया और इस युद्ध के बाद पुर्तगालियों के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेज नौसेना विकसित की गई थी। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों की नौसेना क्या किया गया था, विकसित किया गया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की सेना विकसित किया गया था। चलिए बोले जरा 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर टॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर टॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो फरवरी 1619 तक भारत में रहा था। सर टॉमस रो जहांगीर और खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने को कामयाब हुआ था। बोला जा रहा है कि सर टॉमस रो ने 1615 में आया राजदूत बनकर, और क्या हुआ 1619 तक भारत में रहा। सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से कुछ व्यापारिक छूट लेने के लिए कामयाब हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार सुल्तानों को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेजों गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। बोला कि आप गोलकुंडा के शासक को 500 पाउंड देकर गोलकुंडा के क्या कर सकते हैं, गोलकुंडा के राज के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक शासन कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो यूरोपीय में अंग्रेजी कंपनियों का जो आगमन था उसको आज हम लोग देखें। फिर इसमें हम लोग आगे जो पढ़ेंगे बता देते हैं। भारत में इसी में एक आध क्लास और लेंगे, फिर इसके बाद 1 या 2 क्लास और इसका चलेगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपत्य, फिर अंग्रेज मैसूर पढ़ेंगे। तो इसी तरह का तरीके से हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर गंगा ग्लोबल स्टडीज से जुड़ जाइए, फेसबुक पेज पर जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हम पढ़ेंगे वही आपको यहाँ पर ही डालेंगे। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।